हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका SBN ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न पूछा जाता है व्याकरण में, संज्ञा शब्द, संज्ञा किसे कहते हैं, इसका आपको ज्ञान करवा रहा हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा में आपके हैं किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान व भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कोई भाव प्रकट कर रहा हो, ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है अपने, वो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं इसका कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जिस किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी। रमेश अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ रमेश का बोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है कि अच्छा विद्यार्थी कौन है, रमेश। तो यहाँ रमेश का बोध हो रहा है, तो यहाँ रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं कि सीता अच्छा गाती है, अच्छा गाती है। तो यहाँ सीता जो शब्द है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब दूसरा लेते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। इसमें इस जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु, व्यक्ति व स्थानों के समूह का बोध कराने वाले शब्द, व्यक्ति, वस्तु एवं स्थानों के समूहों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें कोई एक विशेष समूह होता है जो संपूर्ण जाति का बोध करवाता है। संपूर्ण जाति का बोध इसमें करवाया जाता है। संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं। इसमें उदाहरण है आपका बालक, कक्षा में बालक पढ़ रहे हैं। तो जो बालक शब्द हैं वो संपूर्ण जाति का बोध हो गए। विद्यार्थी कह सकते हैं, बालक कह सकते हैं। बालक पढ़ रहे हैं तो बालक संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। कक्षा में कौन पढ़ रहा है? भाई बालक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ संपूर्ण जाति का बोध इसमें हो रहा है। जैसे दुकान पर सब्जियां बिक रही है। सब्जियां बेच रहे हैं। दुकान पर सब्जियां बेच रहे हैं। दुकान पर सब्जियां बेच रहे हैं। तो यहाँ सब्जियां जो शब्द है वो संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है कि सब्जियां वो विभिन्न प्रकार की है। एक प्रकार की न होकर विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। इसलिए यहाँ संपूर्ण सब्जी शब्द है जो सब्जियों का बहुवचन के रूप में जो बताया गया है वो संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। इस प्रकार यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। और तीसरी प्रकार की आ रही है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव प्रकट किया जाता है। इसमें व्यक्ति के गुण, दोष व भाव प्रकट किए जाते हैं। इसमें व्यक्ति के गुण, दोष व भाव प्रकट किए जाते हैं। तो वहाँ भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इसका एक उदाहरण लेते हैं भाववाचक संज्ञा में जो बहुत ही सरल और सुगम्य है। थोड़ा ध्यान से सुने। यह है आपके, इसका उदाहरण है बुढ़ापा। बुढ़ापा सबका बेकार है। सबका बेकार है। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो भाव प्रकट करता है कि बुढ़ापा ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को चाहे कितना ही पैसे वाला हो वो भी उसके लिए कष्टदायी हो जाता है। तो यह बुढ़ापा जो शब्द है वो भाव प्रकट कर रहा है। व्यक्ति के भाव प्रकट हो रहे हैं इसमें बुढ़ापा। ऐसे ही जवानी के दिन बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे
होते हैं। तो यहाँ जवानी जो शब्द है वो भाव प्रकट किए जा रहे हैं। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, ऐसे जहाँ भाव प्रकट होते हों वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। तो आप सबको आज संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा। जब भी हम आगे मिलेंगे तो अब नेक्स्ट जो अगला पॉइंट होगा अपना सर्वनाम, उसके लिए आपको धन्यवाद।